हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग 10 क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं जो जून 2023 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप लोग 10 क्वेश्चन का सीरीज प्रतिदिन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है। अर्थ हेतु, देखिए जब हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो उसके अर्थ को समझते हैं। तो अर्थ को समझने के लिए क्या होता है, अध्ययन के प्रति अधीन रहते हैं। तो उसमें जीवन के विश्लेषण को में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो किसका होता है। पहला है संरचनावाद, व्यावहारिकतावाद, समाजशास्त्र और दृश्य घटना विज्ञान। देखिए, तो जीवन के विश्लेषण में सबसे ज़्यादा जो चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो देखने का जो जब देख करके कोई चीज़ को विश्लेषण जब करते हैं तो ज़्यादा करते हैं, तो इससे जो है दृश्य घटना विज्ञान हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। ठीक है, यानी एक होते हैं शिक्षार्थी केंद्रित और दूसरा होता है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन परिप्रेक्षा पद्धति। ठीक है, परिप्रेक्षा पद्धति यानी जिसमें होता है परिप्रेक्षा का होता है कि आपको प्रश्न पूछना है। ठीक है, दूसरा है व्याख्यान पद्धति, आपको लेक्चर देना है ना, जैसे कि आते हैं क्लास में टीचर या प्रोफेसर और चीज़ों के बारे में व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। निर्देशन पद्धति और है टीम अध्यापन। ठीक है, तो जो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होता है उसमें जो है शिक्षार्थी क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, यानी परिप्रेक्षा पद्धति होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में कहता है कि किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्यापन व्यवसाय हो सकता है यदि वह, देखिए ये कोई भी टीचर अगर टीचिंग करते हैं, ठीक है, अध्यापक का काम क्या होता है, संतोषप्रद अध्यापन व्यवसाय। संतोषप्रद मतलब क्या, यानी सेटिस्फैक्ट्री उसका जो है टीचिंग हो सकता है। ये कब हो सकता है, ठीक है, तो पहला कहता है कि अपने सहकर्मियों से अधिक अहर्ता प्राप्त हो, यानी अपने साथ वाले से ज़्यादा योग्यता रखता हो। ठीक है, क्या ये हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। उच्च अधिकारियों के निकट हो, क्या ये हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, तो एक एक करके समझाना उतना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत इजी वर्ड है। जहाँ पे दिक्कतें होंगी वहाँ पे हम खुद आपको तोड़ के व्याख्या करके बता देंगे। विद्यार्थियों पर अच्छा नियंत्रण रखता हो, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो, यानी ये सही बात है। ठीक है, यानी जब कोई टीचर का जो अध्यापन का जो चीज़ें हैं, जब वो विद्यार्थियों से सम्मान पाता है, इसका मतलब है कि वो सही अच्छे से पढ़ा रहा है, तभी तो टीचर विद्यार्थी उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि MOOC यानी MOOCs का फुल फॉर्म आप लोग को पता है क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कई बार ना क्वेश्चन ये डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि MOOCs का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। इसमें कहते हैं कि 4/4 प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वय मतलब तालमेल, समन्वय मतलब क्या होता है, तालमेल होता है। ठीक है, के बीच अन्योन्य क्रिया का सुगम बनाता है। बाकी जितने भी क्रिया हम उसके बीच में करते हैं, साथ में करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, तो ये क्या कौन सा क्रिया जो सुगम बनाता है, क्या वीडियो, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री या परिचर्चा मंच, तो बहुत ईजी है, यानी परिचर्चा मतलब डिस्कस। ठीक है, ठीक है, तो ये परिचर्चा मंच इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से नापने का कौन सा पैमाना क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता का समानार्थी है। देखिए क्रमबद्धता या श्रेणीबद्धता दोनों एक ही जैसे वर्ड है। क्रमबद्धता तो जो होता है क्रम में, यानी 1 2 3 4 5 ये सब क्रमबद्धता है। श्रेणी भी यही हुआ कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये जो है इसके समानार्थी कौन से वर्ड है,
है ना। तो ये क्या क्रमबद्धता एक तरह से क्रम ही को तो दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से पकड़िए, नामिक पैमाना, क्रम सूचक पैमाना, अंतराल पैमाना या अनुपातिक पैमाना। तो हो जाएगा बी नंबर क्रम सूचक पैमाना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलनों को अभिकल्पित, अभी क्या मतलब डिजाइन बनाना, ठीक है। मतलब आकलन मतलब क्या होता है, डाटा, ठीक है। आकलन बोलिए, प्रदत्त बोलिए। तो आकलनों को अभिकल्पित करते समय, है ना, यानी डाटा को डिजाइन करते समय परिणाम आधारित शिक्षा के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। उसकी गतिविधियां पे, पाठ सामग्री पे, पूर्वापेक्षाएं पे या फिर अधिगम परिणाम पे। तो सही ऑप्शन है इसका अधिगम परिणाम पे, ठीक है। तो जो भी हम लोग डिजाइन तैयार करेंगे आकलन का, जो अभिकल्पित करते समय हम लोग क्या करें, परिणाम आधारित कैसे होगा, तो उसके अधिगम यानी कितने चीज़ें सीखे वो उसके हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है कि परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तब परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन, देखिए अध्यापन अब दो तरीके से होने लगा है, एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में जो है जितने भी हम लोग नेट से संबंधित बातें करते हैं, यानी नेटवर्क से संबंधित चीज़ें रहती है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया चलती है, वो सब के सब ऑनलाइन में आता है और बाकी उसके अलावा ऑफलाइन में होते हैं। प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टर, ये ऑनलाइन सामग्री है। पावर पॉइंट ऑनलाइन सामग्री है। भौतिक प्रतिरूप यानी जो फिजिकली रूप से हमें दिखाई देता है, जहाँ पे अवेलेबल होते हैं हम लोग, वो आपका ऑफलाइन में भी होता है, ठीक है। और LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन का ही चीज़ें हैं। देखिए अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक तरह ये कह सकते हैं कि ये शिक्षण प्रबंधन टूल है जो ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपयोग होता है, ठीक है, LMS में। तो ये भी ऑनलाइन हो गया। तो बच्चा क्या हमारा सी नंबर भौतिक प्रतिरूप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOCs को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है। यानी MOOCs में अभी जो हम लोग देखे हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOCs, ठीक है। तो उसमें कहता है इसको विकसित करने का किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है आपको शैक्षिक संचार संकाय यानी CEC को, ठीक है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन समुदाय में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखौट बना सकते हैं। इस अंगता व नैतिक सरोकार यह है कि यह, ठीक है। कहते हैं कि जो ऑनलाइन समुदाय है, क्या है, ऑनलाइन समुदाय में जो भागीदारी करते हैं वो व्यक्ति अज्ञात रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन में चीज़ें जो है वो उस व्यक्ति को हम लोग जानते नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे सोशल साइट है, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं बट आप हमें नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्ति कैसा रहता है, अज्ञात रहता है। और कल्पित मुखपट बनाना, मतलब कल्पित मुखपट बनाते मतलब होता है कि वो एक कल्पना आधारित जो है अपना कोई चेहरा बना लेता है ना, जैसे DP वगैरह लगा देता है, जैसे अवतार वगैरह जो बना लेते हैं वो। तो इससे जो है क्या है, इससे जो ये हो जाता है कि अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको अनैतिक व्यवहार में क्या करते हैं, उसके अंदर मिलजुल के उसको सुगम बनाने का कार्य कर देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। यानी ये जो कथन है ये किन के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य से पहले ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। तो ये बहुत फेमस है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आज का सेशन का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। आप लोग 10 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।